नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। बुनियादी चरण के लिए शिक्षा अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने घास के मैदानों में मृदा कार्बन का अपना पहला वैश्विक आकलन प्रकाशित किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर सिफारिशें जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों के विलय से बैंकिंग क्षेत्र को लाभ हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कहीं भी कैसी भी आपदा आती हो, भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में तैयार मिलता है। नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट को व्यावसायिक तौर पर जारी करने को मंजूरी दी गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बुनियादी चरण के लिए शिक्षण अध्ययन सामग्री का शुभारंभ किया गया है। जादुई पिटारा खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री है, जिसे 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसे बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के तहत विकसित किया गया है। ये बुनियादी चरण में बच्चों में जिज्ञासाओं को बढ़ाने और उनकी अलग अलग आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4, जिसमें कि 5 साल जो होंगे वो बुनियादी चरण के होंगे, 3 साल प्रारंभिक, फिर उसके बाद 3 साल मध्य के और उसके बाद 4 साल माध्यमिक शिक्षा के होंगे। और इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम शैक्षणिक संरचना अपनाने की बात कही गई है। प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति प्रत्येक चरण के लिए एनसीएफ का विकास करेगी। एनसीएफ-एफएस यानी बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था और इसी आधार पर एनसीईआरटी ने लर्निंग टीचिंग मेथड को विकसित किया है। एनसीएफ-एफएस बुनियादी चरणों के लिए खेल आधारित शिक्षा पर बल देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जादुई पिटारा की अवधारणा का उपयोग करते हुए बुनियादी चरण के लिए लर्निंग टीचिंग मेथड लॉन्च किया गया है। और आइए अब चर्चा करते हैं जादुई पिटारा की विशेषताओं के बारे में। ये कक्षा 1 और 2 के आयु वर्ग 6 से 8 पर भी लागू होता है। ये 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें सीखने और सिखाने के लिए कई संसाधनों को शामिल किया गया है, जैसे कि प्ले बुक, खिलौने, पहेलियां, पोस्टर, कहानी की किताबें। साथ ही ये स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। शारीरिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि सहित कई क्षेत्रों में अधिगम यानी लर्निंग तथा विकास को शामिल किया गया है। बुनियादी चरण में लर्निंग के महत्व की बात करें तो बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्षों में मस्तिष्क का विकास सबसे तेजी से होता है। ये आजीवन लर्निंग और विकास की नींव रखता है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्र की दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने घास के मैदानों में मृदा कार्बन का अपना पहला वैश्विक आकलन प्रकाशित किया। इस आकलन के तहत अर्ध प्राकृतिक और प्रबंधित घास के मैदानों में मृदा जैविक कार्बन के भंडार का मापन किया गया है। इसे FAO लीप पार्टनरशिप ने वित्त पोषित किया है। ये पशुधन क्षेत्र की पर्यावरणीय सततता में सुधार करने के लिए एक बहुहितधारक पहल है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मृदा के भीतर भंडारित कार्बन होती है। इसका मापन किया जा सकता है। ये मृदा के जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों, जल धारण क्षमता और संरचनात्मक स्थिरता को सुधारने में मदद करती है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करती है और इस तरह से ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक लागत प्रभावी प्रकृति आधारित समाधान है। FAO के आकलन में ये कहा गया है कि घास के मैदानों में विश्व की लगभग 20% SOC यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भंडारित है। हालांकि बहुत अधिक पशुधन चराई और कृषि कार्यों जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण इस भंडार को नुकसान पहुंच रहा है। विश्व के अधिकतर घास के मैदानों में सकारात्मक कार्बन संतुलन मौजूद है। इसका मतलब है कि भूमि स्थिर या सुव्यवस्थित है। हालांकि पूर्वी एशिया, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अफ्रीकी देशों में नकारात्मक कार्बन संतुलन पाया गया है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है और इसके प्रमुख कारण है कृषि से जुड़ी प्रबंधन पद्धतियों में सुधार के लिए किसानों को प्रोत्साहन की कमी, SOC
भंडारों की सटीक निगरानी करने में कठिनाई आदि। FAO द्वारा कई प्रमुख सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन से संबंधित भू सांख्यिकीय पद्धतियों और डेटा की सटीकता में सुधार करने की जरूरत है। पादप विकास को प्रोत्साहित करके घास के मैदानों के नुकसान को रोका जाना चाहिए और मृदा में कार्बन कैप्चरिंग को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक जैविक मृदा में कार्बन का संरक्षण किया जाना चाहिए। घास के मैदानों के बारे में ये कहा जाता है कि घास के मैदान सामान्य तौर पर खुले और निरंतर घास के बड़े समतल क्षेत्र होते हैं। घास के मैदान अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। घास के प्रमुख मैदान प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पंपास दक्षिण अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य यूरेशिया में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अगली खबर ट्राई से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई की सिफारिशों में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भवन निर्माण योजनाओं का आवश्यक हिस्सा बनाने पर बल दिया गया है और इसका मतलब ये है कि DCI को भी जल, बिजली आदि निर्माण सेवाओं की तरह जरूरी सेवा बनाया जाना चाहिए। ट्राई की प्रमुख सिफारिशों में ये कहा गया है कि DCI पर आवश्यक प्रावधानों को बनाने के लिए आदर्श भवन उपनियमों और भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता में बदलाव करना होगा। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत खरीदार और बिल्डर के बीच समझौते में DCI के लिए आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग के तहत DCI परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। ये परिषद डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पेशेवरों के प्रमाणन, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के संबंध में निर्णय लेगी। इसके अलावा हरित भवनों की रेटिंग की तर्ज पर MBBL यानी कि आदर्श भवन उपनियमों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। आपको बता दें कि डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ऑनलाइन सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, ई-कॉमर्स, नागरिक केंद्रित सेवाएं, इंफोटेनमेंट आदि केवल बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से ही संभव है। ये निर्माण कार्यों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए भी जरूरी हैं। कोविड-19 ने बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को प्रकट किया है। डिजिटल सेवाओं और स्मार्ट उपकरणों के उपयोग के लिए सार्थक कनेक्टिविटी की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों के विलय से बैंकिंग क्षेत्र को लाभ हुआ है। RBI की एक रिपोर्ट में 1997 से लेकर अब तक भारत में हुए बैंकों के विलय का मूल्यांकन किया गया है और इस मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष हैं। विलय से अधिग्रहणकर्ताओं जिनका अधिग्रहण हुआ है उन दोनों को लाभ पहुंचा है। अधिग्रहण करने वालों की दक्षता में सुधार हुआ है। इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं विविध भौगोलिक क्षेत्रों में उनका प्रवेश, ब्याज आय की हिस्सेदारी में सुधार आदि। आपको बता दें कि जिन बैंकों का अधिग्रहण हुआ है उनके शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के कारण भी उन्हें लाभ हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि संयुक्त संस्थाएं वित्तीय जोखिमों का सामना करने में ज्यादा सक्षम होती हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकतर विलय बाजार द्वारा संचालित थे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय सरकार ने किए थे। विलय और अधिग्रहण का मतलब है दो कंपनियों के बीच लेन देन के माध्यम से संयुक्त संस्था का रूप धारण करना और इसके दो रूप होते हैं। एक नई वैध संस्था बनाने के लिए दो कंपनियों का विलय या फिर संयोजन और एक कंपनी का दूसरी कंपनी द्वारा अधिग्रहण या फिर एक मुश्त खरीद। हालांकि विलय और अधिग्रहण के अपने लाभ भी हैं। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में सुधार होता है। इसका मतलब ये है कि उत्पादन बढ़ाने से लागत में कमी आती है, बाजार हिस्सेदारी और वितरण क्षमताओं में वृद्धि होती है, कार्यबल की लागत कम होती है और प्रतिभा पलायन को रोकने में मदद मिलती है। साथ ही साथ वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी होती है। ये व्यवसायिक कमियों को दूर करता है। ये कमियां उत्पाद, भौगोलिक विस्तार या तकनीक से संबंधित हो सकती हैं और इसके साथ ही विलय और अधिग्रहण के खतरे भी हैं, जैसे कि अधिकारियों में प्रतिबद्धता की कमी की वजह से योजना के क्रियान्वयन में समस्या आती है। ग्राहकों की सोच पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और टू बिग टू फेल बैंकों का निर्माण होता है, जिसका संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। टू बिग टू फेल का मतलब है किसी बैंक आदि के विफल होने पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और अगली खबर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि दुनिया में कहीं भी कैसी भी आपदा आती हो, भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में तैयार मिलता है। प्रधानमंत्री ने सीरिया और तुर्की में आपदा राहत के लिए चलाए गए अभियान ऑपरेशन दोस्त के सदस्यों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार कई जगहों पर इसी तरह के राहत और बचाव अभियान चलाए हैं। भारत द्वारा संचालित की गई कुछ मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियां हैं। वर्ष 2014 में जल संकट से निपटने के लिए मालदीव को मदद की गई। वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप से राहत और बचाव अभियान चलाया गया। कोविड-19 के बाद वैक्सीन कूटनीति अपनाई गई। यूक्रेन से छात्रों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया था। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका गृह युद्ध के बाद अपने इस पड़ोसी देश के पुनर्निर्माण में भी मदद की थी और साथ ही कई शांति मिशनों के माध्यम से मानवीय सहायता भी पहुंचाई थी। भारत की HADR क्षमताओं से युक्त, HADR मतलब कि ह्यूमन एड और डिजास्टर रिलीफ, ये कूटनीति वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से निर्देशित है। ये कूटनीति हाल के वर्षों में काफी व्यापक हो गई है। आपदा कूटनीति के लाभों की बात करें तो ये द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करती है और विकासशील देशों में मददगार के रूप में भारत की छवि को मजबूत करती है। ये वैश्विक संकटों में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में भारत की पहुंच और क्षमता को दर्शाती है। वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद भारत का व्यापक राहत बचाव अभियान इसका एक उदाहरण है। लोगों के बीच परस्पर संपर्क के स्तर पर क्षमता निर्माण में मदद करती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती आपदाओं का सामना करने के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करती है। आपदा कूटनीति की सीमाओं की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पास सीमित संसाधन और कार्यबल हैं। आपदा कूटनीति का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में भूकंप आपदा में मदद के बाद भी भारत नेपाल के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगला टॉपिक है नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट को व्यावसायिक तौर पर जारी करने को मंजूरी दी गई है। इस कदम से सब्सिडी का बोझ तथा DAP पर भारत की आयात निर्भरता कम होने की उम्मीद है। भारत अपनी आधे से ज्यादा DAP आवश्यकता की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है। ये आयात मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और जॉर्डन से किया जाता है। नैनो DAP इफ्को और कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा उत्पादित अगली पीढ़ी का उर्वरक है। इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस के नैनो कणों से उत्पादित किया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस पादपों के लिए प्राथमिक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नैनोकण एक सूक्ष्म कण होता है। इसका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। वर्ष 2021 में इफ्को ने नैनो यूरिया लॉन्च किया था। सरकार नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर उर्वरकों को भी लॉन्च करने की योजना पर कार्य कर रही है। और आइए अब बात करते हैं नैनो DAP के उपयोग के लाभ के बारे में। इससे उच्चतर उपयोग दक्षता आएगी। नैनो DAP की 500 मिलीलीटर की बोतल से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पारंपरिक मृदा पोषक तत्व के एक बैग से मिलता है। इसके अलावा कृषि लागत में कमी आएगी। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उच्च पोषक तत्वों को ग्रहण करने, जल की खपत और पर्यावरणीय नुकसान में कमी के माध्यम से कृषि संधारणीयता में सुधार होगा। इसके अलावा चिंताएं ये भी हैं कि नैनो कणों के निरंतर उपयोग से मृदा और फसलों के नैनो कणों की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, जिसके प्रतिकूल प्रभाव सामने आ सकते हैं। इसके अलावा नैनो कणों की उच्च सांद्रता से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेंगे। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वरिष्ठ अधिवक्ता। केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए दिशा निर्देशों को बदलने की मांग कर रही है। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ मामले में जारी किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ताओं की उन विविध श्रेणियों में से होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए पात्र होते हैं। किसी अधिवक्ता को उसकी क्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय वरिष्ठ के रूप में नामित करता है। इन दिशा निर्देशों के तहत उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए एक समिति या एक स्थायी समिति द्वारा पदनामित किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या देश में किसी अन्य अदालत या अधिकरण में कनिष्ठ अधिवक्ता के बिना उपस्थित होने के पात्र नहीं हैं। अगला है SDG एग्री फूड एक्सीलरेटर प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को खाद्य और कृषि संगठन तथा सीड पार्टनरशिप ने लॉन्च किया है। सीड सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने की है। SDG एग्री फूड एक्सीलरेटर प्रोग्राम को एग्री फूड सिस्टम स्टार्टअप्स की मदद के लिए शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम स्टार्टअप्स को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करते हुए उनके व्यवसाय का विकास करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम को संपूर्ण अफ्रीका और एशिया में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 12 लघु और मध्यम उद्यमों को 3 क्षेत्रों में समर्थन दिया जाएगा। अगला टॉपिक है लिटिगेशन फाइनेंस।
इसे लिटिगेशन फंडिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जहां एक तीसरा पक्ष वित्तदाता लाभ या वित्तीय वसूली में हिस्सेदारी के बदले में मामले के वादी को वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। लिटिगेशन फंडिंग के दो रूप हैं, अवलंबन यानी रिसोर्स और गैर अवलंबन यानी नॉन रिसोर्स। अवलंबन यानी कि मदद या सहारा के तहत दिवालियापन से गुजर रही कंपनी को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। ये ऋण कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परिचालन में बने रहने के लिए प्रदान किया जाता है। और गैर अवलंबन के तहत वादी को इस सहमति पर धन दिया जाता है कि मुकदमा जीतने पर कानूनी समझौते से प्राप्त राशि के एक हिस्से का भुगतान किया जाएगा। अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी संरचना। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से स्पष्टता के अभाव में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने FLDG संरचना के तहत फिनटेक कंपनियों या डिजिटल लैंडिंग एप्स के साथ गठजोड़ को लगभग रोक दिया है। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एक ऋण देने वाला मॉडल है। ये एक फिनटेक और एक विनियमित संस्था के बीच एक क्रेडिट जोखिम के साझाकरण का समझौता है। FLDG में एक तीसरा पक्ष विनियमित संस्था के ऋण पोर्टफोलियो में चूक के एक निश्चित प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है। अगला टॉपिक है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। सरकार ने फेरोनिकेल ग्रेड के लिए QCOs को 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। फेरोनिकेल आयरन और निकिल युक्त लौह मिश्रित धातु है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील और निकिल मिश्र धातु स्टील्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर घरेलू इलेक्ट्रिक सामानों, मेट्रो ट्रेनों और रेलवे इत्यादि में किया जाता है। QCOS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अलग अलग मंत्रालय या विभाग जारी करते हैं। इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री या व्यापार, आयात और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उन पर BIS मार्क नहीं हो। इसका उद्देश्य उत्पादों द्वारा अनिवार्य भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग करना है, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है। अनुभूति समावेशी पार्क। महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। पार्क में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत चिन्हित सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के अनुकूल सुविधाएं होंगी। इसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा आदि सुविधाएं होंगी। अगला टॉपिक है सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट। इसे क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने जारी किया है। ये इंडेक्स एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक तो ये सबसे पहला इंडेक्स है और दूसरी बात ये है कि ये जलवायु पर आधारित है। तो ये जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाला एक वैश्विक संगठन है। ये मानव निर्मित संरचनाओं के प्रति भौतिक पर्यावरणीय जोखिम का आकलन करने वाला दुनिया का पहला सूचकांक है। भौतिक जलवायु जोखिम जलवायु परिवर्तन की कई घटनाओं के विपदाओं को संदर्भित करता है। इन विपदाओं में हीट वेव्स, तटीय बाढ़, वनाग्नि, मृदा संचलन, नदी तटीय और सतही बाढ़ आदि शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत, चीन और अमेरिका में दुनिया के 80% ऐसे शहर हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक सुभेद्य होने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान आदि सहित 9 राज्य दुनिया के ऐसे शीर्ष 50 क्षेत्रों में शामिल हैं। इसमें चीन के जियांगसू और शेडोंग शहर शीर्ष पर हैं। सौर विकिरण प्रबंधन प्रौद्योगिकियां। सौर विकिरण प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को कृत्रिम रूप से अंतरिक्ष में परावर्तित करके पृथ्वी को ठंडा रखना है। सौर विकिरण प्रबंधन के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि भूमि पर, वातावरण में या फिर अंतरिक्ष में प्रबंधन। कुछ सौर विकिरण प्रबंधन तकनीकों में स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग और सीरस क्लाउड थिनिंग आदि शामिल हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ये संभावना प्रकट की है कि SRM उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धूल कणों को चंद्रमा से लाग्रेंज बिंदु तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। चंद्रमा की धूल सौर विकिरण को अवशोषित या विकिरणित करती है। अतः चंद्रमा की धूल को एक स्थिर कक्षा में रखने से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा और इसकी वजह से पृथ्वी पर शीतलन प्रभाव होगा। अगला टॉपिक है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक CPI जारी किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन शमन में G20 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। इस सूचकांक में भारत समग्र जलवायु प्रदर्शन के मामले में भी सभी G20 सदस्यों में पहले स्थान पर है। भारत की इस रैंक के पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं। भारत का उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति योगदान काफी कम है। इसकी आबादी की जरूरतों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में
बहुत सीमित हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से अलग सूचकांक है। और अगला टॉपिक है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर। जेसीबीसी ने 2023-24 में ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्धों को जंगल में छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। जेसीबीसी हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक संयुक्त परियोजना है। इसका गठन 2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार ने डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज फंड के साथ किया था। इसका उद्देश्य जिप्स प्रजाति के गिद्धों की संख्या में आई नाटकीय गिरावट की जाँच करना था। इसमें जिप्स गिद्धों की 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियां शामिल हैं और ये प्रजातियां हैं ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड लंबी चोंच वाला गिद्ध और पतली चोंच वाला गिद्ध। घुलनशील एडेनिलिल साइक्लिक्स। शोधकर्ता एसएसी के तीव्र निषेध के माध्यम से एक नए प्रकार के पुरुष कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक पर कार्य कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव शुक्राणुओं के लिए ऑन स्विच के रूप में कार्य करता है। घुलनशील एडेनिलिल साइक्लेक्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये शुक्राणु की गतिशीलता और परिपक्वता के लिए जरूरी है। ये प्रत्येक कोशिका में मौजूद एक विनियामक साइटोसोलिक एंजाइम है। एसएसी एंजाइम आर्किया से लेकर स्तनधारियों तक में मौजूद है और ट्रांसमेम्ब्रेन साइक्लेक्स से संबंधित है। साइक्लेक्स एक एंजाइम है जो चक्रीय यौगिक के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।